अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो बेटा सबसे पहले प्रीवियस लेसन में जो कुछ बातें हमने सीखी तो मैं रिवाइज करता हूँ। हमने बेटा बात की कार्बन बेटा एक एलिमेंट होता है और साथ ही साथ हमने बेटा कार्बन के एटॉमिक नंबर के बारे में सीखा। हमने बेटा कार्बन के मास नंबर के बारे में सीखा। कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हमने बात की और इसके अलावा हमने कार्बन के आइसोटोप्स के बारे में बात की। तो आज हम सबसे पहले बेटा कार्बन जो है पीरियोडिक टेबल में जो इसकी पोजीशन है उसके बारे में बेटा बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं पोजीशन ऑफ कार्बन इन पीरियोडिक टेबल। तो ये देखिए बेटा, ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है कि नहीं? ठीक है, तो अपना मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद इस बेटा पीरियोडिक टेबल को देखो। ठीक है, लेकिन एक बात मैं बताता चलूं, ये पीरियोडिक टेबल में ये वर्टिकल कॉलम्स जो हैं इनको बेटा हम ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। अब जरा ढूंढो इस पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में आपको बेटा कार्बन 14 तो एग्जैक्टली ये बेटा ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रुप 12 हो गए, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में कार्बन। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट जो है तो ये एलिमेंट कौन है? कार्बन। तो इसका मतलब हुआ अगर हमें बेटा कोई पूछे कि पीरियोडिक टेबल में कार्बन की पोजीशन क्या है तो क्या बताएंगे? कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14 ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब एक और बात, अब बेटा ग्रुप 14 जो है, ग्रुप 14 में कार्बन के साथ और भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है बेटा, हमें बेटा इन एलिमेंट्स के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि कार्बन की फैमिली में सबसे पहले कार्बन, इसके बाद सिलिकॉन, इसके बाद जर्मेनियम, इसके बाद टिन। Sn याद रखिए, Sn इज सिंबल ऑफ टिन। और इसके बाद लेड। और इसके अलावा बेटा नीचे एक और एलिमेंट है, ठीक है, फ्लोरोवियम और वेडिंग ट्रीट। चलिए बेटा, तो ये बातें बेटा हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। सबसे पहली बात, कार्बन बिलोंग्स ग्रुप 14, कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14 ऑफ पीरियोडिक टेबल। और मैं बता रहा था बेटा इस ग्रुप को किस नाम से हम जानते हैं? कार्बन फैमिली। ठीक है, तो इस ग्रुप को बेटा हम कार्बन के नाम से ही जानते हैं। द ग्रुप इज कॉल्ड कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली। हाँ जी बेटा, तो कार्बन की फैमिली में कौन कौन सा एलिमेंट आपने देखा? सिलिकॉन। सबसे पहले कार्बन, इसकी सिंबल C। दूसरा एलिमेंट सिलिकॉन, इसकी बेटा सिंबल Si। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जर्मेनियम, इसकी सिंबल Ge। इसके बाद बेटा टिन, इसकी सिंबल Sn। अच्छा एक बात देखिए, कार्बन की सिंबल C, सिलिकॉन की Si, जर्मेनियम की G। यहाँ पे कुछ अजीब तो नहीं लगता? टिन की बेटा सिंबल है Sn। ऐसा क्यों? तो देखिए बहुत सारे एलिमेंट्स आपको आयरन पीरियोडिक टेबल में ऐसे मिलेंगे जिनकी बेटा सिंबल जो है उनके इंग्लिश नेम से थोड़ी डिफरेंट है। एक्चुअली बेटा ये इसकी ये सिंबल जो है ये टिन के बेटा लेटिन या फिर ग्रीक नाम से ली गई है। ठीक है, और लेटिन में बेटा टिन को स्टेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेनम। और इसीलिए टिन की सिंबल क्या है? Sn। और इसके बाद नेक्स्ट वाला एलिमेंट लेड, Pb।
लेड, और लेड की सिंबल PB. पीबी। एक बार फिर लेड की सिंबल पीबी। Plum. इसके पीछे भी कोई रीजन होगा। एक्चुअली बेटा लेड को प्लम्बम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? Plumbum. प्लम्बम। और इसीलिए इसकी सिंबल क्या होती है? PB. पीबी। और इसके बाद FL, दिस इज 114th एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एक और बात भी है। हम बेटा इस कार्बन की फैमिली की यहाँ पे बात क्यों करते हैं? व्हाई वी टॉक अबाउट कार्बन फैमिली? ठीक है, एक्चुअली मैंने बताया हमें बात करनी थी पोजीशन ऑफ कार्बन। कार्बन हमें पीरियोडिक टेबल में कहाँ मिलता है? ठीक है, हमने देखा ग्रुप 14 में कार्बन हमें मिलता है, और ये ग्रुप 14 जो है कार्बन के नाम से हम इसको कार्बन फैमिली बोलते हैं। और कार्बन फैमिली में ये जितने भी एलिमेंट्स के नाम मैंने यहाँ पे लिए, ये एलिमेंट्स बेटा इसमें शामिल हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या जरूरत है इस बात की? तो एक्चुअली इसकी बात हम जो हमारा चैप्टर 2 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसके बारे में हम वहां पे बात करते हैं। ठीक है, और वहां हम बेटा ये बात सीखते हैं कि एक ग्रुप के या एक फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उनकी प्रॉपर्टीज स्पेशली उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, सिमिलर होती है। बात आपको बेटा समझ आई? अब देखिए, पीरियोडिक टेबल से एक और बात भी हमें कार्बन के बारे में पता चलेगी। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको बेटा पीरियोडिक टेबल दिखाता हूं। अब देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स मिलते हैं कि नहीं? ऑर्गेनिंग टू इट। तो जहां तक बेटा कार्बन की बात है ना, कार्बन की, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में आपको ज्यादातर मेटल्स मिलेंगे। ज्यादातर मेटल्स मिलेंगे। इस वाले साइड के जो एलिमेंट्स हैं ज्यादातर मेटल्स हैं, और यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादातर नॉन मेटल्स हैं। और ये कार्बन जो बेटा है ना, कार्बन खुद एक नॉन मेटल है। ये बात भी आप बेटा याद रखिए, कीप दिस आल्सो इन माइंड। कार्बन इज ए नॉन मेटल। चलिए बेटा, नाउ लेट मी गो अहेड। अब कार्बन की पोजीशन की बात हुई। अब बेटा हम बात करेंगे कि नेचर में अगर हमें कार्बन ढूंढना हो, ठीक है, तो ये नेचर में हमें कार्बन कौन सी सूरत में, कौन सी हालत में मिल सकता है? ठीक है, कहां कहां पे हमें कार्बन मिल सकता है? ठीक है, यानी हम बात करने वाले हैं ऑकरेंस ऑफ कार्बन। ये कहां चला गया? अब हम बात करेंगे ऑकरेंस ऑफ कार्बन। तो देखिए, जहां तक कार्बन की ऑकरेंस की बात है, तो आप याद रखेंगे, ये हमें बेटा तीनों जगहों पे मिलता है। ये हमें एटमॉस्फेयर में भी मिलता है, ये हमें बेटा अर्थ के क्रेस्ट में भी मिलता है, और ये हमें ओशंस में भी मिलता है। ठीक है, ये तीनों जगह पे हमें कार्बन मिलता है। लेकिन इन तीन जगहों पे कार्बन जो होता है, कार्बन की जो सूरत होती है वो अलग अलग होती है। बात आपको समझ आई? इसकी फॉर्म थोड़ी डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले बेटा एक बात तो आप जानते होंगे, कार्बन हमें एटमॉस्फेयर में भी मिलता है। किसी को बेटा मालूम है एटमॉस्फेयर में कार्बन हमें कौन सी हालत में मिलता है? एग्जैक्टली। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सूरत में बेटा मिलता है। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछ सकता हूं? कार्बन एटमॉस्फेयर में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की हालत में होता है। ठीक है, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड वी फाइंड इन एटमॉस्फेयर? 78%. Yes. Yes, it is 0.03%. 0.03%. ठीक है, अब अगर बात करेंगे बेटा अर्थ के क्रस्ट की,
अर्थ क्रस्ट। तो बिल्कुल बेटा अर्थ के क्रस्ट में भी आपको कार्बन मिलेगा, ठीक है। लेकिन जिस तरह एटमॉस्फेयर में कार्बन हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में, गैस की फॉर्म, जहां तक अर्थ क्रस्ट की बात है, क्या लगता है आपको सॉलिड फॉर्म, किस सूरत में हमें बेटा अर्थ के क्रस्ट में कार्बन मिलता है? ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ कि हमें कार्बन अपनी अर्थ पे किस किस सूरत में मिलता है और कहाँ कहाँ पे मिलता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑकरेंस ऑफ कार्बन। मैं आपको बता रहा हूँ कि एटमॉस्फेयर में भी मिलता है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में मिलता है, और ये भी हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। अब मैं बता रहा हूं कि हमें कार्बन बेटा अर्थ के क्रस्ट में भी मिलता है, ठीक है। सवाल है किस सूरत में मिलता है? तो यूजुअली याद रखो, अर्थ के क्रस्ट में जो चीजें हमें मिलती है ना, वो हमें बेटा मिनरल्स की सूरत में मिलती है। तो याद रखिए, अर्थ के क्रस्ट में बेटा कार्बन हमें कार्बन के मिनरल्स की सूरत में मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। लेकिन कौन से मिनरल्स? कौन से वो मिनरल्स होंगे जिनमें बेटा कार्बन होता है? कुछ आइडिया है? कोई बात नहीं बेटा, आइडिया नहीं है, मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बेटा कार्बन हमें अर्थ के क्रस्ट में कार्बोनेट्स की शक्ल में मिलता है, ठीक है बेटा। और अर्थ के क्रस्ट में ये हमें बेटा बाइकार्बोनेट्स की शक्ल में भी मिलता है, और इसी तरह बेटा कोल की सूरत में भी हमें अर्थ के क्रस्ट में कार्बन मिलता है, और साथ ही साथ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की सूरत में बेटा हमें कार्बन अर्थ के क्रस्ट में मिलता है, ठीक है। अच्छा, कोई बंदा पूछ रहा था, ठीक है, कोई बंदा बेटा पूछ रहा था कि कार्बोनेट्स क्या होते हैं? कार्बोनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए बेटा, कार्बोनेट्स हम ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं, वो केमिकल कंपाउंड्स जिनमें बेटा हम CO3, ठीक है बेटा, जिन कंपाउंड्स में हमें ये ग्रुप मिलता है, CO3 ग्रुप मिलता है, उनको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनेट्स। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, CaCO3 सुना है कभी? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और इसी तरह जहां तक बेटा बाइकार्बोनेट्स की बात है, HCl, ठीक है, तो याद रखिए बाइकार्बोनेट्स वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनमें HCO3 जिनमें बेटा HCO3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? बाइकार्बोनेट्स। बात बेटा समझ आई? ठीक है। तो फिर मैंने बताया कोल में भी बेटा हमें कार्बन मिलता है, पेट्रोलियम में भी, नेचुरल गैस में भी, इसके साथ साथ ग्रेफाइट में भी बेटा हमें कार्बन मिलता है, और इसी तरह डायमंड एक्स्ट्रा। चलिए अब कोक की बात हम बाद में करेंगे। तो इसके बाद सबसे पहले अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अर्थ के क्रस्ट में भी हमें कार्बन मिलता है। अब इसके बाद हाँ जी बताइए, मैं बता रहा था ओशियंस या वाटर बॉडीज, ओशियंस में भी, वाटर बॉडीज में भी हमें क्या मिलता है? कार्बन मिलता है। ओशियंस और इन जनरल वाटर बॉडीज। चलो बेटा बताओ, कोरल्स, हमने बताया एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थ के क्रस्ट में मिनरल्स। अब यहाँ ओशियंस वाटर बॉडीज में कोरल्स, हमें कार्बन किस हालत में मिलता होगा? कोरल्स। तो याद रखो बेटा, सबसे पहली बात कि हमें ओशियंस और वाटर बॉडीज में ये चीज मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक इट बट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, ऑर्गेनिक इट। सो रिमेंबर दिस, we have dissolved carbon dioxide. Yes sir.
तो कौन सी सूरत में सबसे ज्यादा बेटा ओशियंस में पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। ठीक है बेटा, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स तो हमने बेटा अर्थ के क्रस्ट में भी देखे थे, लेकिन वाटर बॉडीज में भी हमें कार्बन कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की सूरत में मिलता है। ठीक है, ओके बेटा नीचे बैठो। हाँ BCD। चलिए ये बात हुई ऑकरेंस ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कौन कौन सी बात हमने सीखी है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, कार्बन एटमॉस्फेयर में भी मिलता है, अर्थ क्रस्ट में भी, हमें बेटा अर्थ के क्रस्ट में भी मिलता है, वाटर बॉडीज और वाटर बॉडीज में भी मिलता है। एक और बात मैं बेटा यहाँ पे जोड़ दूं, जहां तक अर्थ क्रस्ट की बात है, अभी मैं बता रहा था कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.03% होती है। ठीक है, तो आप याद रखिए अर्थ के क्रस्ट में कार्बन की जो कंसंट्रेशन है दैट इज 0.02%। हाउ मच? 0.02%। ओके, चलो बेटा लेट अस गो अहेड, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने ये लिखा? यस सर। क्या लगता है अब हम क्या बात करने वाले हैं? बॉन्डिंग को छोड़ दो, सबसे पहले हम फॉर्म्स ऑफ कंफ्यूज मत हो जाओ। इससे पहले हम ऑकरेंस ऑफ कार्बन, ऑकरेंस मींस कार्बन हमें मिलता कहाँ है, और अब हम बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की कौन कौन सी सूरतें होती है। लेकिन यहाँ पे हम बेटा हमारा फोकस होगा, ठीक है, प्योर कार्बन की तरफ, ऑलमोस्ट प्योर, इफ नॉट प्योर ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। यहाँ पे हम कार्बन के कंपाउंड्स की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कार्बन एज एलिमेंट की बात करेंगे। बात आपको समझ आई? तो देखिए जहां तक बेटा कार्बन एज एलिमेंट की बात है और आप इसको ढूंढना चाहते हो, ठीक है, बिल्कुल बेटा कोल, ठीक है, अगर जी बेटा कोल 100% प्योर नहीं होता है, ये याद रखिए, कोल 100% प्योर फॉर्म कार्बन की नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसमें बेटा कार्बन की बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, और इसी तरह कोई बंदा अभी बात कर रहा था कोक, ठीक है, देखिए कोक और कोल में, कोल बेटा वी ऑब्टेन कोल नेचुरली, लेकिन जहां तक कोक की बात है, कोक हमें नेचुरली नहीं मिलता है, ठीक है, कोक हम आर्टिफिशियली कोल से बेटा प्रोड्यूस करते हैं। बात आपको समझ आई? काचो को समझिए वहां, ठीक है। और इसी तरह कार्बन हमें बेटा अभी बात कर रहा था मैं, डायमंड की सूरत में भी मिलता है, ठीक है, और डायमंड के साथ साथ बेटा ग्रेफाइट की सूरत में भी बेटा हमें कार्बन मिलता है, और इसके अलावा एक और सूरत में भी हमें बेटा कार्बन मिलता है, जिसको बेटा रिसेंटली बेटा डिस्कवर किया जा चुका, आगे जाके हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। हाँ जी, है कौन सी चीज में, उसको हम बेटा फ्लोरीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरीन्स। तो मैं आपको बेटा बता रहा हूं कि कार्बन एज एलिमेंट जो है, कार्बन एज एलिमेंट हमें डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है, ठीक है, कोल के अंदर भी कार्बन, कोक के अंदर भी कार्बन, डायमंड के अंदर भी, ग्रेफाइट के अंदर भी, और फ्लोरीन्स के अंदर भी। लेकिन आप बेटा देख सकते हो मैंने यहां पे ये जो कार्बन की फॉर्म्स है इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है। तो क्या लगता है क्या लॉजिक होगा इसके पीछे? अमाउंट ऑफ कोई तो लॉजिक होगा, तो लॉजिक मैं बेटा बताता हूं। देखिए कोल, कोक, बिल्कुल ये भी कार्बन के ही बने हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन्स ये भी कार्बन के ही बने हैं, यहां पे भी कार्बन एटम्स ही आपको मिलेंगे, यहां पे भी कार्बन एटम्स ही आपको मिलेंगे।
लेकिन फर्क किस चीज की होगी वो जरा मैं यहां पे दिखाता हूं। मान लीजिए मैंने थोड़ा सा कोक लिया और मैं कोक के अंदर झांक के देखता हूं तो देखता हूं हाँ जी कार्बन के एटम्स हैं, यहां पे एक एटम हुआ, यहां पे एक और एटम है, रैंडम और फिर यहां पे एक एटम है, फिर यहां पे एक और एटम है। बात बेटा समझ आ रही है? यस सर ठीक है, तो कोक के अंदर भी हमें कार्बन एटम ही मिलते हैं ऑर्गेनिक ट्री। तो उसकी बात तो आगे करेंगे ना। अब जब डायमंड ग्रेफाइट और फ्लोरीन्स की हम बात करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल यहां पे भी हमको कार्बन एटम्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस हो गया। ये हुआ एक कार्बन एटम, यहां पे बेटा एक और कार्बन एटम, ऑर्डर यहां पे एक और कार्बन एटम, यहां पे एक और, यहां पे एक और, यहां पे एक और। हाँ बताओ क्या फर्क लगती है? यहाँ पर सर फ्रीली मूविंग है, यहाँ पर है कोई फर्क? ऑर्डर रैंडम एंड ऑर्डर बेटा डिफरेंस पता चली? यस यस यहाँ पे देखिए रैंडम कोई ऑर्डर्ड अरेंजमेंट एटम्स का नहीं है। नहीं है। और जब हम यहाँ देखते हैं ऑर्डर दिस इज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कार्बन Carbon एटम्स ऑर्गेनिक ट्री। तो याद रखिए इस तरह के जो कार्बन के फॉर्म्स होते हैं, इस तरह के जो भी सबस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, तो याद रखिए केमिस्ट्री में बेटा हम इस तरह के सबस्टेंसेस को एमोर्फस सबस्टेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एमोर्फस एमोर्फस। तो इस तरह हम बताएंगे कोल क्या है? कोल इज एमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कोक क्या है? कोक इज आल्सो एमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। और जो बेटा इस तरह के कार्बन की फॉर्म्स होती हैं इनको बेटा हम क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। ठीक है बेटा, यहां एक और चीज हमें पता चली है, एक चीज और हमें पता चली कि हमें जितने भी सबस्टेंसेस मिलते हैं ना वो दो तरह के हो सकते हैं। ये खाली कार्बन की ही बात नहीं है, हर किसी में ये कार्बन की बात नहीं है, सब मटेरियल्स की बात है। तो मटेरियल्स दो तरह के हो सकते हैं, कुछ बेटा एमोर्फस और कुछ क्रिस्टलाइन। तो अगर कोई पूछे एमोर्फस वाले मटेरियल्स कौन है, क्या बताएंगे? जिनका अरेंजमेंट बताइए देयर इज नो रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑर्गेनिक ट्री। यहां पे लिखते हैं बेटा देयर इज नो रेगुलर थ्री डायमेंशनल arrangement of particles। कुछ और मैं जोड़ता हूं, 11th में सीखोगे, तब तक के लिए मैं छोड़ के रखता हूं। नो रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ओवर लॉन्ग रेंज, ओवर लॉन्ग रेंज। ठीक है, आपके लिए असाइनमेंट है ये, ठीक है, आपके करने की चीज है, तो घर पे चेक कर लीजिए मैंने क्यों लिखा ओवर लॉन्ग रेंज। ठीक है, क्रिस्टलाइन चीजें क्या होती है, सबस्टेंस क्या होते हैं, तो ये लिखेंगे देयर इज रेगुलर थ्री डायमेंशनल arrangement of particles over long ranges। Okay beta, I think that's all for today। Yes, sir. Meet you tomorrow, thank you।